हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिज़ाइन मास्टर ई कैंपस। मैं हूं सैयद मोहम्मद अहमद, प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंट विद डिज़ाइन मास्टर। आज हम जो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रामावरा P6। हम इस कोर्स में सीखेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट यूजिंग प्रामावरा। बेसिकली ये कोर्स है फॉर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए। इस कोर्स में हम बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर अप कर रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसे बेसिकली दो हिस्सों में हम इस सॉफ्टवेयर को सीखेंगे, एक तो प्लानिंग यूजिंग प्रामावरा और एक मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग यूजिंग प्रामावरा। वेलकम दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रामावरा P6। देखिए, प्रामावरा स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें बेसिक्स क्लियर करनी होंगी कि प्रोजेक्ट क्या है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। देखिए, प्रामावरा बेसिकली कोर्स क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर टूल है और ओरेकल के द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, इसकी मेन एप्लीकेशन है प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो हम इस कोर्स में सीखेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट यूजिंग प्रामावरा। ओके, तो प्रामावरा स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको रिमाइंड करा दूं कि बेसिकली प्रोजेक्ट क्या है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे स्विच ओवर होंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या है, अगर मैं आपको प्रोजेक्ट डिफाइन कराऊं तो दैट मीन्स एनी सीरीज ऑफ टास्क विद लिमिट्स ऑफ टाइम एंड बजट। ओके, प्रोजेक्ट क्या है, कोई भी सीरीज ऑफ टास्क है। सीरीज ऑफ टास्क कुछ भी हो सकता है, वो एक कोई सिविल के टास्क हो सकते हैं, वो कोई मैकेनिकल के टास्क हो सकते हैं, वो कोई आईटी कंप्यूटर साइंस के कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का टास्क हो सकता है, कोई डाटा स्ट्रक्चर डेवलपमेंट का टास्क हो सकते हैं। वो टास्क कुछ भी हो सकते हैं, कोई वो इवेंट मैनेजमेंट हो सकता है। ठीक है, प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है ठीक है, एनी सीरीज ऑफ टास्क विद लिमिट्स ऑफ टाइम, जिसमें एक समय लग रहा हो और उसमें कुछ पैसा लग रहा हो और पैसे की एक बजट, एक लिमिट हो। ठीक है, तो हम बेसिकली प्रोजेक्ट में क्या करते हैं कि हमें दो चीज़ें कंट्रोल करनी है, टाइम और कॉस्ट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, इसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आप एक सिंगल वर्ड में नहीं डिफाइन कर सकते, दैट्स अ प्रोसेस। ठीक है, दैट्स अ प्रोसेस टू हैंडल अ कंप्लीट प्रोजेक्ट। अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, इस प्रोसेस की, तो इस प्रोसेस में क्या है कि ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, फर्स्ट हमारे पास आता है इनिशियल फेज। ठीक है, पहला फेज है इनिशियल, अभी मैं आगे डिफाइन करता हूँ इनिशियल फेज क्या है। उसके बाद हम मूव करते हैं प्लानिंग फेज पर। प्लानिंग करने के बाद हम मूव करते हैं एग्जीक्यूशन फेज। इसमें हमारा मेन काम क्या रहता है, मॉनिटरिंग एंड एग्जीक्यूशन। ओके, और तीसरा काम हम लास्ट हमारा फेज रहेगा, फोर्थ फेज, दैट इज क्लोजिंग फेज, दैट इज फोर्थ। देखिए, अब हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, ठीक है, अगर मैं बात करूं कोई भी प्रोजेक्ट की, तो वो स्टार्ट किया जाता है इनिशियल फेज से। इनिशियल फेज में क्या होता है कि एक टेंडर निकला, एक कॉन्ट्रैक्टर ने बिड किया, बिड करने के बाद बिड अलॉट हो गई, बिड अलॉटमेंट हुई और एक वर्क ऑर्डर मिल गया। जब तक आपको वर्क ऑर्डर ना मिल जाए, यू आर इन इनिशियल फेज।
ओके, क्या है कि अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सिंपल डिफाइन करूं, इट स्टार्ट्स विद इनिशियल एंड इट्स एंड विद द क्लोजिंग फेज। तो इनिशियल फेज क्या है, जब टेंडर मिला, टेंडर के लिए बिड किया, बिड के लिए बिड अलॉटमेंट किया, बिड के लिए एलिजिबल होने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करना था, जो आपकी फॉर्मेलिटीज होनी थी अकॉर्डिंग टू टेंडर, वो आपने फुलफिल की और आपको टेंडर अलॉट हो जाता है। जैसे ही टेंडर अलॉट हो जाता है तो आपको आगे बेसलाइन प्रिपरेशन के लिए बनना है। इनिशियल फेज में हमें एक L1 स्केड्यूल सबमिट करना होता है, वो हम P6 में बनाएंगे, जिसे हम बेसिकली बोल देते हैं प्री बिड स्केड्यूल। ओके, आगे कोर्स में हम समझेंगे प्री बिड स्केड्यूल, L1, L2, L3, L4 स्केड्यूल कैसे बनेंगे। तो इनिशियल फेज में हमें जो एक प्लान बनाना है वो प्री बिड स्केड्यूल बनता है, वो हम P6 में बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही वर्क ऑर्डर मिल गया मुझे, मतलब मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, अब उसका क्या, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे प्लानिंग फेज के लिए मूव ऑन हो रहा हूं। प्लानिंग फेज में हमें क्या करना होता है, एक बेसलाइन सबमिट करनी होती है बिफोर एग्जीक्यूशन। प्लानिंग फेज में हमें हमारे से कहा जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर से कहा जाता है क्लाइंट के द्वारा कि आप एक बेसलाइन स्केड्यूल सबमिट कीजिए, या क्लाइंट भी, अब देखिए प्राइमवेरा भी दो एंड से यूज होगा, एक क्लाइंट एंड से और एक उसके कॉन्ट्रैक्टर एंड से। कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर 1 मान लो सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, वो अपना एक स्केड्यूल बना के सबमिट करेगा क्लाइंट को। कॉन्ट्रैक्टर 2 मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टर है, वो अपना एक स्केड्यूल बना के सबमिट करेगा। कॉन्ट्रैक्टर 3 कोई एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो अपना एक कॉन्ट्रैक्टर अपना स्केड्यूल बना के सबमिट करेगा। और क्लाइंट एक मास्टर बेसलाइन स्केड्यूल बनाएगा, ठीक है, जिसमें वो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा। आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला काम क्या करना होगा, जब बेसलाइन स्केड्यूल हम प्रिपेयर करेंगे तो प्लानिंग में सबसे पहले हमें L2 स्केड्यूल प्रिपेयर करना होता है। आगे मैं डिस्कस करूंगा जब WBS स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, तो L1, L2, L3 तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, L2 स्केड्यूल में क्या करना होगा कि हमें एक अपने प्रोजेक्ट की एक टाइमलाइन सबमिट करनी है। ठीक है, जिसमें स्टार्ट डेट, एंड डेट, ड्यूरेशन, सारी चीज़ें आएंगी कि मतलब ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा, कब फिनिश होगा, सीरीज ऑफ टास्क क्या होंगे, वो सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ हमें सबमिट करनी होगी रिसोर्स डिटेल। रिसोर्स डिटेल में 3 चीज़ें हमारे से अमूमन मांगी जाती हैं। एक चीज़ है लेबर, दूसरी चीज़ है नॉन लेबर। लेबर मतलब मैन पावर, नॉन लेबर मतलब मशीन इक्विपमेंट्स, और तीसरी चीज है मटेरियल। ओके, तो हमारे से L2 स्केड्यूल में बेसलाइन स्केड्यूल मांगा जाएगा, बेसलाइन सबमिट कराने के लिए बोला जाएगा, जिसमें हमें एक प्रोजेक्ट की टाइमलाइन सबमिट करनी है और रिसोर्स की डिटेल सबमिट करनी है उस टाइमलाइन के साथ। तो ये चीज़ प्राइमवेरा में बहुत आसानी से हम प्रिपेयर कर सकते हैं और रिसोर्सेज को अपनी टाइमलाइन के साथ लिंक कर सकते हैं। आगे हम जब सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे तो इस चीज़ के बारे में समझेंगे। ठीक है, अब ये जो प्लानिंग है, आपको एक बेसलाइन इज समथिंग लाइक, अगर मैं आपको समझाऊं कि जब आप किसी भी एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो ट्रेन में सफ़र करने से पहले आपको एक स्केड्यूल मिलता है कि वो कितने बजे चलेगी, कितने बजे पहुंचेगी, कहाँ कहाँ से उसका रूट होगा, तो वो उस ट्रेन का बेसलाइन स्केड्यूल है। ठीक है, अब इसी तरह हमें अपने प्रोजेक्ट का बेसलाइन स्केड्यूल बनाना कि भाई प्रोजेक्ट में टास्क क्या होंगे, उस टास्क में कौन कौन से रिसोर्सेज लग रहे होंगे, और उन रिसोर्सेज की मैन पावर डिटेल क्या है कि कितने घंटे के लिए कौन सा मैन पावर कब लग रहा है, कितने घंटे के लिए कौन सा मशीन इक्विपमेंट कब लग रहा है। तो ये कंप्लीट डिटेल शीट हम तैयार करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि ये हमने एक बेसलाइन स्केड्यूल सबमिट कर दिया। अब एक इसी प्लानिंग फेज में बिफोर एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन से पहले एक हम L3 स्केड्यूल भी प्रिपेयर करते हैं। L3 स्केड्यूल कैन बी इक्वल टू L2 और कैन नॉट बी, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता इक्वल टू। L3 स्केड्यूल क्या है कि जो बिल्कुल, जो अब हमने प्लान किया, मान लो मुझे कोई
एक टेंडर मिला एक किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का, तो मैंने एक बेसलाइन प्लान सबमिट किया इनिशियली। अब जब उसकी एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन करने लगे तो उसका L3 स्केड्यूल चेंज हो सकता है, वर्क स्कोप चेंज हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो एग्जैक्टली बिल्कुल जो एग्जीक्यूशन से पहले हम एक स्केड्यूल बनाएंगे उसे हम L3 स्केड्यूल बोलेंगे। आगे जब हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर से समझ पाएंगे। अब बात करते हैं कि जैसे ही हमारी बेसलाइन फ्रीज हो जाती है, हमें एक मिलेगा प्लान ड्यूरेशन, ठीक है, आपको एक चीज मिलेगी प्लान ड्यूरेशन, और दूसरी चीज मिलेगी मैन आवर्स के प्रोजेक्ट के मैन आवर्स कितने हैं, और मटेरियल डिटेल मिलेगा, और आपको मिलेगा ड्यूरेशन मिल गई प्रोजेक्ट की, मैन आवर्स मिल गए, मटेरियल की डिटेल मिल गई, और मशीन इक्विपमेंट्स की डिटेल मिल गई कि कितने कितने घंटे के लिए आपको चाहिए ये। और फाइनली हमें एक मिल जाएगी बजटेड कॉस्ट। ओके, 4 और 5, इन 5 चीज़ों का बेसलाइन स्केड्यूल मिलेगा कि इनका एक बजट मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब जैसे ही हमारा एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होगा, ठीक है, अभी अब तक हम कहाँ थे, हमने प्लान जब किया एक ये बेसलाइन स्केड्यूल में ये 5 चीज़ें हमने प्रिपेयर कर ली, ठीक है। बेसलाइन बनते ही हम आगे साइट पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमें वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट या DPR, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट आपकी वीकली, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, जो भी आप फॉर्मेट चाहें, तो हम आगे सीखेंगे कैसे मंथली, वीकली रिपोर्ट्स अपडेट करनी है, ठीक है। आपको ये DPR या वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट अपने P6 में अपडेट करना है। जैसे ही आप P6 में अपडेट करेंगे, आपको जैसे ये एक बजट मिला था, इसी चीज का एक एक्चुअल ड्यूरेशन मिलेगी जब साइट पे एग्जीक्यूशन होगा, और एक्चुअल मैन आवर्स मिलेंगे, ठीक है। एक्चुअल मटेरियल कितना लगा इसकी डिटेल मिलेगी, एक्चुअल मशीन इक्विपमेंट कितने कंज्यूम हुए उसकी डिटेल मिलेगी, एक्चुअल कॉस्ट मिलेगी। अब आपका काम क्या होगा कि इन दोनों को कंपेयर करना, कंपेयर, ओके। तो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या करते हैं, इनिशियल फेज से एक प्रोजेक्ट लिया, उसकी पूरी बेसलाइन प्रिपरेशन की, उसकी साइट पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट कराई, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करके हमारे पास एक्चुअल ड्यूरेशन, एक्चुअल मैन आवर्स डिटेल, एक्चुअल सारी चीज़ें आई, और उन दोनों को अपनी बेसलाइन से कंपेयर किया और अपने प्रोजेक्ट को रिपोर्ट किया, ठीक है। रिपोर्ट में क्या करना होगा, रिपोर्ट में हमें जो भी हम प्रोजेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं अपने बेसलाइन से, जब हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं किसी भी एक प्रोजेक्ट के, वो पैरामीटर्स हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें अन वैल्यू मैनेजमेंट है, एस कर्व जनरेट करना है, वेरिएंसेस को रिपोर्ट करना है, कितना ज़्यादा टाइम लग गया या कितना कम लग गया, प्रोजेक्ट को फोरकास्ट करना है, ठीक है, और कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, और प्रोजेक्ट के की KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को तय करना है, डिसाइड करना है और उन्हें रिफ्लेक्ट कराना है। बेसिकली आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट की हेल्थ को रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट की जब हेल्थ को रिपोर्ट करेंगे तो आपको एक तो उसको जब हम बेसलाइन से कंपेयर करेंगे कि भाई अच्छा मैंने ये था बेसलाइन में कोई काम है 10 दिन में था, एक्चुअल में वो 12 दिन में हुआ, तो कॉस्ट वेरिएंस 12 हो गई।
100 रुपये उसकी कॉस्ट थी, 120 रुपये लग गया, तो 20 रुपये उसकी कॉस्ट वेरिएंस हो गई। तो हमें क्या करना है, एक तो करंट हेल्थ को रिपोर्ट करना है और प्रोजेक्ट को फोरकास्ट करना है। दो चीज़ें करेंगे हम। अब इसमें जब प्रोजेक्ट को फोरकास्ट करते हैं तो उसकी बहुत सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स हैं कि हम एक एस कर्व जनरेट करते हैं टाइम और कॉस्ट की या मैन आवर्स की कह लो। तो एक कर्व जनरेट करेंगे, बेसलाइन कर्व होगी एक, और एक मेरी एक्चुअल कर्व होगी, वो क्या किस तरह है तो हम आगे कोर्सेज में इसे डिटेल में समझेंगे। रिसोर्स की ओवर एलोकेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप प्राइमावेरा को यूज़ करके हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी एग्जीक्यूशन को। ठीक है, तो हम ये पूरा प्रोसेस करेंगे प्राइमावेरा पर। ठीक है, अब मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा प्राइमावेरा और कंप्लीट आपको एडवांस, मतलब जो एग्जैक्टली आजकल मतलब हायर एंड कंपनी मल्टीनेशनल कंपनीज यूज़ कर रही हैं जिस एंड से, तो उस तरह से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट प्राइमावेरा। ठीक है, मैं प्राइमावेरा स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैंने P6 मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, तो मैंने P6 को लॉगिन किया। मेरे सिस्टम में एडमिन और एडमिन ही पासवर्ड है। आपके सिस्टम में जो पासवर्ड हो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। देखिए अब जब भी मैंने प्राइमावेरा ओपन किया, एक बाय डिफ़ॉल्ट मेरे सामने प्रोजेक्ट की विंडो ओपन हो गई है। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करेंगे कि हमें इसमें प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करना है, सिंगल प्रोजेक्ट पे कैसे काम करना है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम करना है। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, रिसोर्स कैसे लगेंगे, टाइमलाइन कैसे बनेगी, बेसलाइन कंप्लीट बेसलाइन कैसे होगी, मल्टीपल बेसलाइन पे कैसे काम करना है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे अपडेट करनी है, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बेसलाइन से कैसे कंपेयर करना है, एस कर्व कैसे जनरेट करनी है, रिसोर्स हिस्टोग्राम्स कैसे जनरेट करने हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इस पूरे डिटेल कोर्स में सीखेंगे। अब देखिए, अब मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ कि प्राइमावेरा जब भी आप ओपन करेंगे कोई एक विंडो ओपन हो सकती है। ठीक है, अभी ये मेरी प्रोजेक्ट विंडो ओपन है। ठीक है, अब कोई भी जैसे आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, हम एक नई फाइल स्टार्ट करते हैं। तो फाइल में जाके जैसे ही आप न्यू करेंगे तो इसमें प्राइमावेरा में कुछ भी एक नई फाइल स्टार्ट करने के लिए आपसे वो कुछ डिटेल मांगता है। ये पूछ रहा है सबसे पहले सेलेक्ट ईपीएस। अभी मैं आगे बताता हूँ कि ईपीएस है क्या, ये किस लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ईपीएस अगर आपका सही से बना होगा तो आप इसमें अपनी पूरी एंटरप्राइज का पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे इनिशियल छोटा सा स्टेप है, मोस्टली लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बट मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा, अगर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स को मैनेज करना है, तो इसे ईपीएस स्ट्रक्चर हमें बहुत सलीके से बनाना होगा। तो पहला काम क्या है, ईपीएस। अभी जैसे ही नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे ये सबसे पहली चीज़ पूछेगा ईपीएस। मैं आगे बताता हूँ ईपीएस है क्या। नेक्स्ट ये पूछेगा प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम। नेक्स्ट ये पूछेगा प्लांट स्टार्ट डेट, मस्ट फिनिश डेट। नेक्स्ट ये पूछेगा रिस्पॉन्सिबल मैनेजर। ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ शीट पर। मैं आपसे देखिए अब कभी भी आप एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, न्यू प्रोजेक्ट, तो ये 4 चीजें पूछ रहा है। सबसे पहली चीज है ईपीएस। मैं आगे बताता हूँ ईपीएस है क्या। दूसरी चीज ये पूछता है प्रोजेक्ट आईडी एंड नेम। ठीक है, तीसरी चीज ये पूछता है स्टार्ट डेट एंड फिनिश डेट प्रोजेक्ट की। और चौथी चीज ये पूछता है रिस्पॉन्सिबल मैनेजर। ठीक है, दैट इज ओबीएस। अभी मैं आगे बताता हूँ कि ओबीएस है क्या। अगर मैं आपको दिखाऊं, कभी भी आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, फाइल न्यू, तो ये 4 ही ऑप्शन पूछेगा, सिलेक्ट ईपीएस, प्रोजेक्ट आईडी, नेम, प्लांट स्टार्ट डेट, मस्ट फिनिश डेट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजर। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखिएगा
कि ईपीएस है क्या। पहली बात ईपीएस दैट इज एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। बेसिकली ये क्या है कि अगर मान लो देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि जो प्राइमवेरा P6 है ना, उसका अगर मैं कंप्लीट आपको टूल बताऊं, P6 जो है वो EPPM सूट है। दैट मीन्स एंटरप्राइज प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है, सूट। बेसिकली क्या है, इसका मतलब क्या है कि मान लो मेरी एक कंपनी है रिलायंस इंडिया लिमिटेड। ये मेरी कंपनी है, ये मेरी एंटरप्राइज है। कंपनी मीन्स एंटरप्राइज, प्राइमवेरा में कंपनी को एंटरप्राइज बोला गया। तो इसके डिविजन्स हैं अलग अलग। इसका फर्स्ट डिवीजन है टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। इसका दूसरा डिवीजन है, मैं कह दूं, ऑयल एंड गैस। इसका तीसरा डिवीजन है रिटेल सेक्टर। इसका चौथा आउटलेट है प्रोडक्शन। इसके अलग अलग एंटरप्राइज के पोर्टफोलियोज हैं, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन में भी आगे ये डिवाइड किया जा सकता है इसे कि भाई ये वायरलेस में है, ठीक है, जिसे आप जियो बोल देते हो, और एक जियो फाइबर है जिसे आप लैंडलाइन नेटवर्क बोल देते हो। ऑयल एंड गैस में भी ये रिटेल आउटलेट्स में है, और इसकी रिफाइनरीज भी हैं, ठीक है। रिटेल सेक्टर में आप रिलायंस ट्रेंड हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया, ये अलग अलग इसके रिटेल के हैं, ठीक है। अगर मैं प्रोडक्शन छोड़ दीजिए, आप कंस्ट्रक्शन में आ जाइए। कंस्ट्रक्शन में है, कंस्ट्रक्शन में ये रियल एस्टेट में भी है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है। तो ये रिलायंस इंडिया लिमिटेड का एक पोर्टफोलियो है, एंटरप्राइज, इस एंटरप्राइज का एक पोर्टफोलियो है। तो वो पोर्टफोलियो अगर देखिए क्या होता है, जियो के अंडर मान लो 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, P1 P2 P4, ठीक है। अब रियल एस्टेट के अंडर 4 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक दिल्ली में चल रहा है, एम्स बिल्डिंग दिल्ली, आप मान लीजिए एम्स बठिंडा चल रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मान लीजिए रियल एस्टेट्स के कंस्ट्रक्शन के अंडर चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स से चल रहे हैं, ठीक है। मैं मान लूँ एयरपोर्ट 1 एक चल रहा है, कोई एयरपोर्ट 2 चल रहा है, एयरपोर्ट 3, कोई 3 अलग अलग एयरपोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो अब क्या होगा कि ये तो प्रोजेक्ट है। अब प्राइमवेरा क्या करता है कि प्राइमवेरा सिंगल प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, इन तीनों प्रोजेक्ट्स को कंबाइन करके इस ओवरऑल हेल्थ, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्थ क्या है वो बताएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को कंबाइन करके ये कंस्ट्रक्शन की हेल्थ को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन, रिटेल, इन सब को कंबाइन करके, ठीक है, वो इसकी हेल्थ को रिपोर्ट करेगा रिलायंस इंडिया। तो ये एक ट्री है। तो हम इसमें इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, ठीक है, इन सब प्रोजेक्ट को कंबाइन करके अलग से डिवीजन, और इन सब डिविजन्स को कंबाइन करके इस ओवरऑल रिलायंस इंडिया लिमिटेड की हेल्थ को रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम ही हमारा क्या होगा कि हमें अपने कंपनी का पोर्टफोलियो बनाना है। प्राइमवेरा जब आप 0 से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा, एंटरप्राइज में जाके EPS की ऑप्शन आएगी, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की। तो एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर डालना है। तो एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जब आप डालेंगे तो अब ये मेरे पास एक पहले से एक बाय डिफ़ॉल्ट, जब आप प्राइमवेरा इंस्टॉल करते हो तो ये कुछ एक एंटरप्राइज मिल जाती है, मतलब एक सैम्पल प्रोजेक्ट्स के तौर पे। तो मैं एक नया एक एंटरप्राइज रेडी कर रहा हूँ, ऐड किया मैंने,
ठीक है, से उसका नाम है, ठीक है, RIL, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये एक एंटरप्राइज बना। अब यहां से ऐड करूंगा तो अब आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आप इसके अंडर या इधर, मतलब मैं रिलायंस इंडिया लिमिटेड के अंडर से मैं लेके आ जाऊं कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में भी मैं 2 आगे लेके आना चाह रहा हूं। कंस्ट्रक्शन ये आपके पास नेविगेशन के लिए है कि अब मैं कंस्ट्रक्शन के अंडर लेके आ रहा हूं इंफ्रा। ये शॉर्ट नेम है, ID इज शॉर्ट नेम, और आप यहां पे ही डाल सकते हो इंफ्रा। ओके, अब इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आगे मैं मूव ऑन हो रहा हूं। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही रियल एस्टेट भी डाल दिया, ठीक है। मैंने एक और पोर्टफोलियो रेडी किया, से मैं यहाँ पे डाल दूं कंस्ट्रक्शन। अब मैंने एक और पोर्टफोलियो डाला ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस, ठीक है। आप इसे कैप्स में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस के अंडर मैंने डाल दिया से रिफाइनरी, और दूसरा इसका पोर्टफोलियो डाल दिया मेंटेनेंस, ठीक है। तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड मेरा एंटरप्राइज है। इस एंटरप्राइज के अंडर इसका मैंने पोर्टफोलियो कंप्लीट बनाया, कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, ठीक है। अब काम क्या करना होगा, EPS मेरा बन चुका है, ठीक है। EPS मैंने बना लिया। ये आपको अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर, कंपनी की हायरार्की किस तरह की है, उस चीज़ को समझ के ये चीज़ बनानी होगी कि आपके कंपनी के डिविजन्स कौन कौन से अलग हैं, किस डिवीज़न के अंडर आप प्रोजेक्ट को देना चाह रहे हैं। बाद में मैं जो असाइन करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को अलग अलग प्रोजेक्ट्स दे सकता हूँ, रिफाइनरी को अलग प्रोजेक्ट्स दे सकता हूँ, मेंटेनेंस को मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट्स दे सकता हूँ। मैंने बंद कर दिया। एंटरप्राइज में जाके रिपीट कर रहा हूँ, EPS में आना है और EPS ये ट्री बनाना है, ऐड करना है, और यहाँ से आपको नेविगेशन से उसे कंट्रोल करना है। मैंने इसे क्लोज कर दिया। ये एक चीज़ मेरी बनके तैयार हो गई है। एक जो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए 4 चीज़ें चाहिए थी, मेरे पास EPS आ गया है, मैंने क्रिएट कर लिया डाटाबेस में। प्रोजेक्ट ID, प्रोजेक्ट नेम मुझे टेंडर में मिल जाएगा। स्टार्ट डेट, फिनिश डेट की विंडो भी मुझे टेंडर डॉक्यूमेंट्स में मिलेगी। और अब एक और चीज़ है, रिस्पॉन्सिबल मैनेजर। रिस्पॉन्सिबल मैनेजर क्या है, देखिए ये मेरे प्रोजेक्ट थे, एंटरप्राइज का पोर्टफोलियो था, से यहाँ पे बैठा है प्रोजेक्ट मैनेजर, यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे बैठा है प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर 2, प्रोजेक्ट मैनेजर 3। ये 3 अलग अलग प्रोजेक्ट, 3 अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजर्स के पास हैं, ठीक है। यहाँ पे बैठा है प्रोजेक्ट हेड इंफ्रा, यहाँ पे बैठा है जनरल मैनेजर कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे बैठा है CEO। तो ये एम्प्लॉय हायरार्की हुआ ना। CEO के अंडर जनरल मैनेजर आपका टेलीकम्युनिकेशन होगा, जनरल मैनेजर कंस्ट्रक्शन होगा, जनरल मैनेजर ऑयल एंड गैस होगा, ठीक है। इन जनरल मैनेजर्स के अंडर अलग अलग प्रोजेक्ट हेड होंगे, प्रोजेक्ट हेड के अंडर अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे। इन प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर एक टीम होगी, सुपरवाइजर होगा, APM होगा, APM फिर सुपरवाइजर होगा। जो भी है इसकी एक कंपनी की इसकी हायरार्की है, वो आपको, जिसे हम बोल देते हैं एम्प्लॉय स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होगा, वो आपको P6 में डालना है। वो कैसे डालेंगे, आपने जस्ट एंटरप्राइज में आना है, OBS में आना है, OBS में ऐड, प्राइमरी में हर जगह आपको ऐड मिलेगा और ये मिलेगा। जैसे इसमें पहले से ही GM
जनरल मैनेजर मिस्टर अंबानी डला हुआ है। जनरल मैनेजर मैं यहाँ पे टॉप हायरार्की चेंज कर दूँ कि CEO मिस्टर अंबानी, और मैंने जनरल मैनेजर ऑयल एंड गैस पहला बनाया। उसके बाद ऐड इसके अंडर प्रोजेक्ट हेड रिफाइनरी, प्रोजेक्ट हेड मेंटेनेंस। ठीक है, आप नाम से ही बना सकते हो, जैसे जनरल मैनेजर ऑयल एंड गैस मिस्टर अनिल कर दिया। ठीक है, प्रोजेक्ट हेड रिफाइनरी मैंने दे दिया मिस्टर जो। ठीक है, प्रोजेक्ट हेड मेंटेनेंस दे दिया मिस्टर अभी। ठीक है, प्रोजेक्ट हेड के अंडर अगर प्रोजेक्ट मैनेजर्स देने हैं PM1 मिस्टर A, मैंने एक हायरार्की बना रहा हूँ पूरी, PM2 मिस्टर B। इसी तरह आप अलग अलग प्रोजेक्ट हेड, इसके अंडर भी मैं अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजर्स दे सकता हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर 0 1 2। ठीक है, अब मैंने जनरल मैनेजर क्रिएट किया था, अब मैं यहाँ पे एक और क्रिएट करूँ। ठीक है, जनरल मैनेजर कंस्ट्रक्शन मिस्टर खान डाल दिया। ऐड इसके अंडर प्रोजेक्ट हेड रियल एस्टेट मिस्टर PQ डाल दिया। इसके अंडर प्रोजेक्ट हेड इंफ्रा मिस्टर C डाल दिया, CD। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं दिखाऊं आपको, जनरल मैनेजर मैंने ये बनाया। ठीक है, तो ये मैंने हायरार्की डाल दी। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय स्ट्रक्चर है कि आपको ये कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैंने P6 में डाल दिया। ठीक है, सबसे पहला स्टेप मैंने EPS क्रिएट कर लिया। EPS मेरी कंपनी का स्ट्रक्चर ये है। मैंने OBS क्रिएट कर लिया, मेरा एम्प्लॉय स्ट्रक्चर ये है। अब मैं जाके स्टार्ट करूंगा एक नया प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर आप करंट मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जिसमें प्राइमवेरा पहले से यूज हो रहा है, तो उसमें आपको EPS और OBS बना बनाया मिलेगा। ठीक है, आपको डायरेक्टली जाके प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और सिलेक्ट करना है कि किस एंटरप्राइज डिवीजन को आप ये प्रोजेक्ट दे रहे हो। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, से मैंने दिया IGI एयरपोर्ट T3। ठीक है, IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 रीडेवलपमेंट। ओके, मैंने एक शॉर्ट आईडी दी, ये आपको वैसे टेंडर डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही तो आप अपने हिसाब से एक शॉर्ट आईडी जनरेट कर लें, ये यूनिक रहेगी। ठीक है, नेम सेम हो सकते हैं, ठीक है, बट आईडी यूनिक रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट फिनिश डेट देनी है, तो वो मैंने से 1 फरवरी से 22 से लेकर ये जनवरी 31 23 1 साल का प्रोजेक्ट लिया। नेक्स्ट मैंने इसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन बताया। जो मेरी हायरार्की मैंने OBS डाला था, तो मुझे वो यहाँ से मिल जाएगा। से मैं इस प्रोजेक्ट को असाइन कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट हेड इज मिस्टर PQ। फिनिश। ठीक है, अब आप एक चीज देखिएगा, रिलायंस के कंस्ट्रक्शन के अंडर इंफ्रा के अंडर मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया IGI एयरपोर्ट। ओके, अब फाइल न्यू, मैं एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, से वो मैं कर रहा हूं रियल एस्टेट का। से प्रोजेक्ट है JNU होस्टल ब्लॉक, JNU होस्टल ब्लॉक डेवलपमेंट। ठीक है, फेज 1। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है।
ये मैंने स्टार्ट से, ये इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे 1 फरवरी से लेकर, आप बैक डेट में भी कर सकते हो शेड्यूल, कि मुझे 31 दिसंबर से प्लानिंग स्टार्ट करनी है और 31 मार्च तक का टाइम है। जो भी आपकी प्रोजेक्ट विंडो है, 6 महीने की, 8 महीने की, 10 महीने की, उस हिसाब से आप ज़ीरो डेट से, अब ज़ीरो डेट हो गई ये आपकी स्टार्ट डेट, और उसी हिसाब से आप फिनिश डेट कैलकुलेट करके डाल देंगे, ठीक है। और उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, से मैं वो प्रोजेक्ट असाइन कर रहा हूँ मिस्टर सीडी को। ओके, फिनिश। अब आपको एक रियल एस्टेट के अंदर भी प्रोजेक्ट मिल गया। ओके, तो आपको जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है उसके लिए आपको एक एंटरप्राइज डिवीजन सेलेक्ट करना होगा। फाइल में जाके न्यू, जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो, अब मैंने कोई एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, से मैं प्रोजेक्ट दे रहा हूँ मेंटेनेंस को। मेंटेनेंस को मैंने प्रोजेक्ट अलॉट किया, नाम दिया इसे मेंटेनेंस MT स्केड्यूल 01, मेंटेनेंस स्केड्यूल प्लांट 1 जामनगर। तो ये मैंने एक प्रोजेक्ट का नाम दिया। नेक्स्ट, स्टार्ट ऑफ फिनिश डेट। अमूमन जो शटडाउन और मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, से मैंने 1 महीने का ही टाइम है या 15 दिन का टाइम है, तो मैंने इसे 15 दिन के लिए ही स्केड्यूल किया दिस, और इसे असाइन कर दिया सेमेस्टर ए को, फिनिश। तो ये काम करना है आपको एक कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। अभी आप देख सकते हैं रिलायंस के कंस्ट्रक्शन के इंफ्रा में एक प्रोजेक्ट है, रियल एस्टेट के अंदर एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट देखने के लिए प्रोजेक्ट एंटरप्राइज में जाके प्रोजेक्ट में जाएंगे तो आपके पास जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, ये मेरे पास पहले से एक एंटरप्राइज बनी हुई थी तो उसके प्रोजेक्ट्स हैं, ये फोल्डर जो हैं ये प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। और ये आपका EPS है, रिलायंस कंस्ट्रक्शन इंफ्रा के अंदर अभी एक प्रोजेक्ट है। आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। फाइल न्यू, मैं इंफ्रा के अंदर एक और प्रोजेक्ट दे दूं। इंफ्रास्ट्रक्चर को सिलेक्ट किया, से मैंने दे दिया, ठीक है, CHT एयरपोर्ट चंडीगढ़ एयरपोर्ट मेंट वर्क। ओके, फेज 3, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका टाइम ड्यूरेशन बताया थे, अभी ये अप्रैल में प्लान होना है और ये दिसंबर में सबमिट होना है, हैंडओवर होना है। और आपने रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिया कंस्ट्रक्शन मिस्टर CD, फिनिश। तो अब अगर आप देखेंगे तो इंफ्रा के अंदर 2 प्रोजेक्ट्स हैं। अब देखिए P6 क्या करेगा, जब ये 2 प्रोजेक्ट्स को आप कंबाइन करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्थ बताएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को कंबाइन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन की हेल्थ बताएगा, और कंस्ट्रक्शन और ऑयल एंड गैस को कंबाइन करेंगे तो आपको रिलायंस की पूरी हेल्थ बताएगा। तो हम काम करेंगे प्रोजेक्ट्स पे ही, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, अलग अलग जो टीम होगी वो प्रोजेक्ट्स पे काम करेगी, ठीक है। तो वो सारी रिफ्लेक्शन आपको यहाँ तक मिलेगी रिलायंस इंडिया लिमिटेड तक। तो आगे हम जब ट्रैकिंग करेंगे या रिपोर्टिंग करेंगे तब ये चीज़ को डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। अब मैं कोई भी एक प्रोजेक्ट को आपको ओपन कर लेना है, फाइल में जाके ओपन, मैंने ओपन किया है IGI एयरपोर्ट के, मैं IGI एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट करूंगा। तो अभी जब मैं ये प्रोजेक्ट ओपन करूंगा तो वो एक ब्लैंक प्रोजेक्ट होगा, सब कुछ ब्लैंक है। तो सारा काम जो IGI एयरपोर्ट का होगा वो तो इस फोल्डर में होगा, इस जगह पर होगा। यहाँ पे आपके सामने जो इंटरफेस है, मैं इसे आगे इंटरफेस को डिफाइन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, कि किस तरह हमें अपने प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग, डाटाबेस, किस तरह प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है प्राइमवेरा में, सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि रिसोर्स मैन पावर किस तरह लोड करने हैं, उनकी कैलकुलेशन कैसे होगी, बेस्ट मेथड कैसे हैं, फ्लोट्स को कैसे मैनिटर करना है, फॉरवर्ड पास, अगर मुझे स्केड्यूल फॉरवर्ड पास से कैलकुलेट करना है वो कैसे करेंगे, बैकवर्ड पास से कैलकुलेट करना है वो कैसे करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आप इस कोर्स में सीखेंगे। तो आप अभी ये एक सिंपल, अभी तक जो हमने किया है कि एक सिंपल एक प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट करना है प्राइमवेरा में, ये सीखा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना प्रोजेक्ट के टास्क और स्केड्यूल किस तरह अपडेट करना है वो सीखेंगे। ओके, थैंक यू।